बताइए फिर कहाँ से कंटिन्यू करें आज, क्या करना है? टू 2024 के पीईए से स्टार्ट करते हैं, जो भी मतलब मैथ्स का क्वेश्चन होगा उसका। हाँ तो शुरू में तो वहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग, तो PEA। तो सॉल्व मुझे लगता है कर लिए होंगे आप लोग, देखो या तो डाउट है डाउट पूछ लो, या फिर ये 24 है ना। हमने शुरू यहीं से किया था ना उस दिन शायद, देखिए यहाँ से, अच्छा वो कर रहे थे, अच्छा ठीक है, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये कह रहा है कि ऐसा ही PEA 2024 जितना हो पाता है ना, क्योंकि ऐसे एक एक क्वेश्चन करेंगे तो मुझे लगता है एक में ही टाइम लगेगा, लेकिन जितना होगा उतना करेंगे। तो ये वाला कराए थे कि नहीं, ऐसे ही करा देता हूँ, इसी पे करा देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड एफ डैश ए इक्वल है ए एफ ए के। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज समथिंग लाइक लिमिट एक्स टेंस टू ए जी, अच्छा एक्स एफ ए माइनस ए एफ एक्स है, सो एक्स एफ ए माइनस ए एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। और इसने कहा है ए एफ ए को एफ डैश ए लिख सकते हो, तो क्या लिख पाएंगे इसको हम लोग? तो ऐड सब कर लेते हैं कुछ। सो ए एफ ए ऐड सब कर लो, तो एक काम करते हैं इसमें हम लोग, सर एल एल हॉस्पिटल वो लगा देते हैं। एलो लाना है वो लगा लो। सो नहीं तो अभी क्या है, अगर ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/0 का फॉर्म, यही ना? अच्छा ठीक है, तो वैसे रख देंगे तो ए एफ ए माइनस ए एफ ए अपॉन ए माइनस ए, 0/0, सही कह रहे हो आप, है ना? तो वो आसान रहेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, एल हॉस्पिटल। तो सिंपल डेरिवेटिव है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो ये हो जाएगा एफ ए, और वहाँ करोगे ए टाइम एफ डैश एक्स, ए इंटू एफ डैश एक्स, और नीचे 1 हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। अब रख दो एक्स को ए, तो ये हो गया ए एफ ए माइनस ए एफ डैश ए, यही ना? और इसने कहा है एफ डैश ए एक्चुअली आपका ए एफ ए है, सो ये हो गया एफ ए माइनस ए टाइम, इसकी वैल्यू बता रखा है ए एफ ए है, सो एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए, सो 1 माइनस ए स्क्वायर टाइम एफ ए, इज इट? देख लीजिए, सही है। तो ये आपका हो गया, तो 1 माइनस ए स्क्वायर टाइम एफ ए आ गया, सो सी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि सपोज एस एन इज डिफाइंड एज फॉलोज फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन मोर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, सो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो एन फ्रॉम, या के स्क्वायर कर दो, वेयर के फ्रॉम 2 टू एन, यही तो है। अच्छा, तो पूछ क्या रहा, द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन क्या होगा? तो एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करो क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, यही होगा। 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। अगर सेकेंड लास्ट स्टेप लिखोगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 स्क्वायर, और लास्ट स्टेप एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यही है। और थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो क्या होगा, सी केयरफुल्ली, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, है ना? क्योंकि यहाँ ऐसा कर सकते हैं, तो आप अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा, ये 2 प्लस 1 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, है ना? तो 1 इंटू 3 अपॉन 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 1 3 प्लस 1, 2 इंटू 4 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक, यहाँ आएगा 4 है,
तो 3 इंटू 5 4 माइनस 1 4 प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ये चलता रहेगा प्रोसेस। यहाँ पे n माइनस 2 और n अपॉन n माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 n2 में n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कैंसिल होकर क्या बनाएगा ये, सो एक 3 ये यहाँ से कटेगा, ये वाला 3 यहाँ से कटेगा है, फिर इसका एक 2 नहीं कटेगा क्योंकि 2 पहले कुछ है नहीं, तो 2 कट नहीं पाएगा, तो एक 2 कटेगा इससे, इसका एक 4 कटेगा इससे, इसका एक 4 आगे वाले से कट जाएगा, इसका एक इससे, इसका एक इससे, ठीक है, एक n इसका इससे कट जाएगा और n प्लस 1। अब जैसे ये 3 जो है इसके साथ कटता था तो कटेगा नहीं, उसका आगे कुछ है नहीं, तो n प्लस 1 इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि आगे वाले से कटना था, और एक 2 आगे वाले से कटता था वो है ही नहीं। तो फाइनली बचा क्या, ध्यान से देखो, तो यहाँ बचा है 1/2, बीच के सब कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा है n प्लस 1/n। सो फाइनली जो Sn है ना ये इक्वल टू हो गया n प्लस 1/2n के, है ना, यही हो गया। इसको और थोड़ा खोलोगे तो ये एक्चुअली ऐसा है, हाफ 1 प्लस 1/n, यही तो है, हाफ 1 प्लस 1/n। अब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो तो ये आ गया हाफ, देख लीजिए। तो हमने क्योंकि एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके वो कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट टर्म में बचा, लास्ट बचा, तो उससे आंसर आ गया। जैसे लिमिट के क्वेश्चन आए हैं ना। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है कि सपोज लिमिट x टेंस टू 0 और e की पावर a1x माइनस दिस अपॉन दिस, इवन इट गिवन रियल नंबर है, इट इज नेसेसरली ट्रू दैट। अच्छा, तो मतलब ये फिर से एल हॉपिटल रूल पे ही है, एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो लगा लो, ये कई सारे तरीका है, एल हॉपिटल रूल लगा लो, ठीक रहेगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा a1 e की पावर a1x, गायब हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2a2x प्लस a3। अब ये 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, तो 0 रखेंगे तो बनेगा a1 अपॉन a3, यही ना, ऐसा है। लेकिन ये तो होना क्या था, या तो ऐसा कर लो कि इसको 1 होना पड़ेगा, तो 1 दे रखा है, तो एक तो ये रास्ता है, तो उस केस में या तो a1 इज इक्वल टू a3 हो जाए, तो a1 इज इक्वल टू अगर a3 हो गया तो a2 क्या हो सकता है, नहीं तो एक स्टेप और आगे जाओ, तो अगर यहीं पे 1 लोगे तो ये हो जाएगा, है ना, जहां पे, तो हम यहां अज्यूम कर रहे हैं कि a3 नॉन जीरो है और a1 नॉन जीरो है, तब ये पॉसिबिलिटी है। अगर a3 a1 जीरो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसा है, अगर ए, है ना, मान लो अगर a1 a3 दोनों जीरो हो गया, अच्छा जीरो हो जाएगा, फिर तो 1 - 1 जीरो और ये जीरो, फिर तो ऐसे ही जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो हो नहीं सकता। सोचो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कह रहा ना कि a1 a2 a3 तीनों 1 हैं, तो तीनों अगर 1 हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन a2 1 होगा इसकी जरूरी है, a2 अगर 2 होगा तभी यही आंसर आएगा, इवन इफ a2 इज 2 तभी आंसर वही आएगा। सो मेरे हिसाब से बी लग रहा सही है, देख लो, चेक करना आंसर अपना, है ना, ऑफिशियल में, नहीं हो तो फिर दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। सो a2 कैन बी एनीथिंग, क्योंकि यहाँ x टेंस टू 0 है ना, तो जब मैं यहाँ इसको 0 पुट कर दूंगा तो ये कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सो a2 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो यहाँ पे a1 a3 1 है और a1 a3 इक्वल होगा। अच्छा 1 क्यों लिखा है मैंने, एक मिनट, सॉरी, वो लिखने में गलती हुआ ना, 1 होना जरूरी थोड़ी है, ये मैंने गलती से लिखा है ना, क्योंकि इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 इज इक्वल टू a3 आएगा, नॉट 1, वो लिखने में गलती किया मैंने। सो और यहाँ पे भी नॉन जीरो कह रहे हैं हम, जब नॉन जीरो है तभी ऐसा है, तो मतलब a1 इज इक्वल टू a3 और a1 a3 को हम लोग नॉन जीरो मान रहे हैं। अगर आप जीरो मान लोगे तो पहले ही काम जीरो, अगर मान लो a1 जीरो ले लिया तो अगर a1 को जीरो लिया तो ये जीरो आ जाएगा। सो मीन्स a1 a3 हैज़ टू बी नॉन जीरो एंड दे आर इक्वल एक्चुअली, ठीक है, a2 कैन बी एनीथिंग।
ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब 11th-12th के ना बेसिक क्वेश्चन है। फोर्थ, लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज, यहाँ डिफाइन कर दिया इन्होंने कि x लेस देन 0 पे ये है, मोर देन 0 से 2 में ये है, और 2 से ज़्यादा है तो ये है। ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है, स्विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ये तो सिंपल है, 0 और 2 पे चेक कर लो, है जी। तो जस्ट आप 0 और 2 पे देख लो। चेक करो, आसान है। जीरो पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे b हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट 0 पे a हो जाएगा। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 4b प्लस 2c प्लस a, 2 पे राइट हैंड लिमिट 4a प्लस 2b प्लस c, सिंप्लीफाई कर लो। तो इसने कहा है कि हमें बता रखा है कि ये फंक्शन है, f कॉन्टिन्यूअस बता रखा है, तो ए बी इक्वल है एक, तो ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो ये 2b और ये 4b इधर बुलाएंगे, सो 2b हो जाएगा, ये 2c और c तो प्लस c हो जाएगा, 4a ये तो इसको इधर रख लो चाहो तो 3a, और a भी तो इक्वल ले रखा है मैंने, सो 2a प्लस सी इज 3a, सो c इज इक्वल टू a आ गया, तो c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c आ गया जी, देख लीजिए। ठीक है, तो डी वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये है ना 0 और 2 पे बस लेफ्ट, मैंने क्या किया, ये तब हुआ जब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, और बाकी बस मतलब वैल्यू एट 2 ऑल्सो, तो कंटिन्यूटी 0 और 2 है, बाकी भी तो कंटिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही, मेनली चेक करना जहाँ पे फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है अपनी, है ना। ठीक है जी, सो पांचवा जो है कि कंसीडर एफ फ्रॉम 0 1 to 0 1 एफ एक्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्या कहना चाह रहा है, एफ 0 तो 0 ही आएगा, और एफ 1 1 अपॉन 1 1 ही आएगा, तो पहला तो ट्रू स्टेटमेंट है, मुझे फॉल्स चुनना है ना। एफ ऑफ 1 माइनस एफ एक्स कह रहा है, तो मतलब एक्स को हटा के 1 माइनस एफ एक्स रखो, सो 1 माइनस एफ एक्स, है ना। ये सब आसान सा लग रहा है, आप लोग सॉल्व करना इसको, मतलब खुद से सॉल्व करें, कंप्लीट करो, ऐसा कर ही लिया होगा, तो एग्जाम है 3 दिन में, तो मुझे लग रहा है आज मैं इसकी लास्ट क्लास ही लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे बाकी बैचेस भी हैं, तो मैं उस पर अब टाइम देता हूँ। तो क्या बचे आपके एग्जाम में, आज क्या है ना, 8 तारीख है, 9 10 11, 11 को एग्जाम है, 2 दिन है, 2 दिन बैठ के सेल्फ स्टडी करो, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर डाउट के लिए हम ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आज करवा देता हूँ, और फिर हम बाकी बैच देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस और एक्स अपॉन 2 माइनस, क्योंकि ये सब आप लोग खुद भी कर पाओगे इजीली, कुछ खास नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सो 2 माइनस 1 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, यही है। सो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे आप, सो 2 माइनस एक्स 2 माइनस 2x, और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 2, तो बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तब है जब मैंने अज्यूम किया है x नॉट इक्वल टू 2 है, वो तो है भी नहीं x2, हाँ ठीक है, तो ये है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है जी। f इज स्ट्रिक्टली कॉन्केव इन द इंटरवल 0 1, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 1, अच्छा, तो f डैश x निकाल लो, उससे देख लो, है ना। सो f डैश x अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कोसेंट रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। एफ डैश एक्स निकालेंगे 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और u का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज माइनस, सो ये होगा माइनस, फिर v का डेरिवेटिव -1, तो फिर ये प्लस हो जाएगा x, अच्छा देख लो,
सो 2/2 माइनस एक्स, ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 व्हेन एक्स बिटवीन 0 एंड 1, तो स्ट्रिक्टली, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी ट्रू है, तो यही फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो फॉल्स होगा ना। और इफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा, सो वैसा आएगा नहीं, ठीक है ना, तो ये सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको कि f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन f x बराबर mod x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट f इज करेक्ट। सो f डिफरेंशिएबल है, कॉनकेव है, नॉट डिफरेंशिएबल है, कॉन्वेक्स है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस तो है ना, कहीं भी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहा है, ये फॉल्स कह रहा है, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये ओके है। तो ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, तो फॉल्स है, क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखोगे आप। सो एफ डैश जीरो निकालोगे ना, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक आएगा -1, एक आएगा +1, ठीक है, मतलब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे -1 मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे +1 मिलेगा, दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बस आपको ये डिसाइड करना कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कैसे डिसाइड करोगे? सो डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, तो वो जो मैंने कल एक थ्योरम लिखाया था कि इफ़ एफ इज़ डबल डिफरेंशिएबल देन एफ इज़ कॉन्वेक्स इफ़ एंड ओनली इफ एफ डबल डैश एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो ये थ्योरम यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि इस थ्योरम का अजम्पशन था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए, वो ये नहीं है यहाँ पे, तो ये थ्योरम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली हमें अब इन दो पार्ट में डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब हमें, है ना, ये डिसाइड करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ये फॉल्स फॉल्स, अब इन दोनों में से देख लो क्या है। तो ये तो सही कह रहा है, बाकी इसको चेक करना है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कैसे चेक करोगे? तो एक है x प्लस एक्स स्क्वायर एन एक्स इज पॉजिटिव, एक है -x प्लस एक्स स्क्वायर वन एक्स इज नेगेटिव। जीरो यहाँ लगा लो। इसका ग्राफ बना पाओगे क्या? तो ग्राफ देख के कर लो चाहो तो। ग्राफ बनाना मुश्किल तो नहीं है, मुझे लग रहा मुश्किल तो नहीं है। हाँ, जैसे इसको मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर -1/4 वन एक्स मोर देन इक्वल टू 0। इसको ठीक से लिखोगे तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर -1/4 वन एक्स इज लेस देन 0, यही है। तो बनाओ भाई, ग्राफ बनाओ। तो जब जीरो से पहले ग्राफ क्या है तुम्हारा, जीरो के बाद है ना पॉजिटिव है तो x प्लस, तो ये -1/2 और बाद में फिर उसका 1/4 नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ होता और इसमें 1/4 नीचे आ जाएगा। तो इसमें होता क्या, जीरो पे वैल्यू जीरो होती, राइट, जीरो पे फंक्शन दोनों जीरो होगी, तो ये ऐसा होता। सो आई थिंक ग्राफ जो जाएगा ये कुछ इस तरह से जाएगा। इट्स नॉट लाइक एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ वैसा होता है ना, ये ऐसा ग्राफ होगा जो कि इस तरह से जा रहा है, ओरिजिन से ही पास कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ से तो मतलब है नहीं। सो वी डोंट नीड एक्चुअली दिस साइड, तो दैट्स वाई मुझे सिर्फ ओरिजिन से लेना पड़ेगा। सो ऐसा आ जाएगा। एंड ये देख लो, ये जो है x माइनस हाफ होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ आता, यहाँ से ग्राफ बनाओ फिर -1/4 करोगे तो ये x का ग्राफ भी कुछ ऐसा होता,
ऐसा होता, लेकिन फिर से मुझे इस साइड की ज़रूरत नहीं है। ये ग्राफ इस फंक्शन की मुझे ज़रूरत है ओनली फॉर द नेगेटिव एक्स, है ना, वी नीड ओनली फॉर द नेगेटिव एक्स। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इट्स नॉट लाइक एक्स स्क्वायर, है ना, ये ऐसा था और ये ऐसा था, लेकिन हमें ये ग्राफ चाहिए पॉजिटिव एक्स के लिए, ये चाहिए नेगेटिव एक्स के लिए। सो दैट्स वाई वी गॉट इट, इट इज़ कॉन्वेक्स। देख लो कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स जो चाहिए ना, तो कॉन्वेक्स में ये है कि व्हेन यू ना ड्रॉ टू लाइन, तो फंक्शन एक्चुअली नीचे होने चाहिए, कॉन्वेक्स सेट है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। देख लो मतलब एक्स स्क्वायर टाइप का है ना, तो कॉन्वेक्स होगा ये। कॉन्वेक्स में होता क्या है कि जैसे कल लिखाया था ना कि जब तुम किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, तो वो कर्व एक्चुअली एक्चुअल कर्व के ऊपर ही आएगी हमेशा। जो थ्योरम था एफ ऑफ लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा, है ना, एक्स लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू लेस देन इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन के कोई भी दो पॉइंट चूज करो, उस पर लाइन बनाओ। तो ये जो एक लाइन है इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो भी लाइन ज्वाइनिंग दैट टू पॉइंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमेशा ग्राफ के ऊपर ही रहेगा, तब जाके फंक्शन कॉन्वेक्स होगा। नेक्स्ट क्या, इंटीग्रेशन, ये सब क्लास 12th में किया होगा। सब्सटीट्यूशन, एक्स स्क्वायर को टी ले लो, हो जाएगा, ठीक है। तो यू अज्यूम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी और बाई पार्ट लगाना पड़ेगा तो आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को 8th में आते हैं कि ए बी द 3x3 मैट्रिक्स हैव एन आइगन वैल्यू 275। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 2i। तो ए की आइगन वैल्यू ये है, तो a प्लस 2i की आइगन वैल्यू होगी 2 प्लस 2 7 प्लस 2 5 प्लस 2, मतलब 4 9 एंड 7, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 1 1 होती है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। सो ये है, तो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा a प्लस 2i का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 63 इंटू 4, ठीक है, 252 आ जाएगा पहला। तो ये है। नेक्स्ट जो है कह रहा है एक्स वाई बी टू कॉलम वैक्टर्स ऑफ लेंथ 3। तो एक्स वाई दो कॉलम वैक्टर है, मतलब एक्स इज लाइक दिस x1 x2 x3 एंड वाई इज लाइक y1 y2 y3। और इस तरह से है कि समेसन एक्स आई वाई आई नॉन जीरो है। ये तुम ध्यान से देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर। अगर तुम ऐसे लोगे ना x1i x2j x3k, तो ये एक्स वाई का डॉट प्रोडक्ट, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो x डॉट वाई या एक्स वाई इनर प्रोडक्ट। तो ये कह रहा है नॉन जीरो है डॉट प्रोडक्ट। सो व्हाट इज रैंक ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज वेयर वाई ट्रांसपोज दिस। सो एक्स वाई ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा। तो देखो ये एक मैट्रिक्स है, एक्स एक मैट्रिक्स है 3x1 का, वाई भी मैट्रिक्स है 3x1 का, वाई ट्रांसपोज हो जाएगा 1x3 का, है ना, y1 y2 y3 1x3 का। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जो होता है ना, तो हमसे पूछा है रैंक ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज। एक्स वाई ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगी, एक्स का रैंक, एक्स का ऑर्डर कितना है 3x1, तो ये होगा 3x3, ठीक है। एंड लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो रैंक है ना प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का रैंक, ये होता है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई ट्रांसपोज। मतलब मैट्रिक्स ए इंटू बी का रैंक होगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। और इसका जो मैक्सिमम रैंक, अब देखो जैसे ये 3x1 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक है एक्चुअली वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक जो है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn होगा। तो mn में जो भी छोटा नंबर है रैंक उससे भी छोटा होगा या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये x का रैंक या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि 3 और 1 में छोटा 1 है इसीलिए। y ट्रांसपोज का भी रैंक 1 3 में छोटा 1 है, तो y ट्रांसपोज का जो रैंक होगा तो ये भी या तो 0 या 1 होगा, ये या तो 0 या 1 होगा, है ना। तो अगर 0 0 है तो रैंक 0 हो सकता है, लेकिन रैंक 0 तभी होता है जब वो 0 मैट्रिक्स है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स m इज 0 इफ एंड ओनली इफ m इज अ 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ तो इसने कह रहा है क्या प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब कोई एक, मतलब दोनों वेक्टर में से नॉन जीरो है एक्चुअली। तो कहने का ये मतलब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना x को y ट्रांसपोज, जब x को मल्टीप्लाई x1 y1, फिर आएगा x1 y2 x1 y3, है ना, फिर x2 y1 x2 y2 x2 y3 x3 y1 x3 दिस, तो रैंक 0 तो नहीं होगा इसका रैंक, क्योंकि 0 होने का मतलब है कि प्रोडक्ट 0 हो जाना।
मतलब ये जो एक्स वाई ट्रांसपोज है, अगर इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे तभी रैंक जीरो हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज कंडीशन वो दे रखा है कि नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जीरो तो नहीं आएगा। तो मतलब इनमें से रैंक वन होगा, तो इसका भी रैंक या तो जीरो होगा या वन होगा, तो जीरो हो नहीं सकता, तो वन है आंसर। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगा, इसलिए ओनली जीरो मैट्रिक्स हैज रैंक जीरो। 10th है कि ए बी द 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए एक्स इज एक्स। अच्छा, तो इसका मतलब है ए माइनस आई टाइम एक्स इज जीरो एंड वेर एक्स इज ए कॉलम वैक्टर ऑफ लेंथ 3। ठीक है, 3x वैसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नो सच ए एग्जिस्ट, या ए एग्जिस्ट बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन पार्ट ए बी एबव। ओके, तो ए माइनस एक्स जीरो है और कह रहा है कि ए बी द मैट्रिक्स सच दैट दिस इज फॉर ऑल एक्स। तो ये होल्ड कर रहा है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब, सो इसका मतलब दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कहना चाह रहा है ना, ये जो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स था, इसको मैंने ऐसा लिखा, एंड दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इज जीरो। एक तो ये तरीका सोच सकते हो आप, ठीक है। हाँ, क्योंकि नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जीरो सॉल्यूशन आता। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई जीरो होगा, तो ए माइनस आई किस में जीरो होगा? एक भी चेक कर सकते हो ए बी में से, ए एग्जिस्ट बट डिफरेंट फ्रॉम ऑप्शन गिवन इन पार्ट ए एंड बी। देख लो, ए पुट करके देख लो ऐसा हो रहा है क्या, या दूसरा तरीका भी है कि रैंक ऑफ ए माइनस आई इज लेस देन 3, तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये चेक कर लो, या हाँ दोनों एक ही बात है, तो ये इसको इम्प्लाई करेगा रैंक ऑफ, है ना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई मतलब इज इक्वल टू जीरो। तो कोई एक चेक कर लो, यही चेक कर लो, ए माइनस आई निकाल लो और उसका रैंक निकाल लो। ए माइनस आई का रैंक लेस देन 3 होगा, निकाल पाएंगे? ए माइनस आई मैट्रिक्स निकालो और दिन का देखो रैंक, नहीं तो डिटर्मिनेंट देख लो, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन है, ये तो वीकर कंडीशन है ना। ये इम्प्लाई ये करता है कि रैंक ए माइनस आई 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, और इसका ये मतलब है कि ए माइनस आई जीरो होगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, मतलब तुम जो भी देखना है, सो डिटर्मिनेंट ही देख लो, यहाँ से देख लोगे ना, ए बी में चेक कर लो, अगर नहीं आ रहा था डी सही हो जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन है नो सच ए एग्जिस्ट। एक तो सबसे आसान है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बराबर आई है ना, तो सबसे आसान एग्जांपल तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूंगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि एक ए तो ऑब्वियस सा एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, अब आपको देखना ये पॉसिबल है क्या, अगर ये होगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है, अगर ये होगा तो ये सही हो जाएगा, कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बट कोई ना कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो बस आपको इतना चेक करना है, ए माइनस आई निकालना है और डिटर्मिनेंट जीरो देख लेना है बस, तो कोई बीसी में से सही हो जाएगा अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो। सो अब आइए 11 में। 11th कह रहा है कि एस एक सेट है x1 जीरो, जहाँ x1 एक रियल नंबर है, तो ये कहीं ना कहीं रियल नंबर के इक्विवेलेंट है, r क्रॉस जीरो टाइप का कह सकते हो आप, एंड ये है r जीरो क्रॉस r, या इसको आप ऐसा कह सकते हो ना, y कोऑर्डिनेट जीरो ना, x एक्सिस के पॉइंट है, ये y एक्सिस के पॉइंट है। ठीक है, S is a set of all point on x axis, T is the set of all point on y axis। ठीक है, तो which of the following statement is correct? S T S intersection T, S intersection T निकालोगे जीरो आ जाएगा, मतलब जीरो यहाँ लिखने का मतलब है ऑर्डर पेयर जीरो जीरो, ये समझना है आपको ना, ये जीरो वेक्टर है, ये जो लिखना है जीरो वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्वेश्चन ये कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस। सो वेक्टर स्पेस होने के लिए 3 कंडीशन आपको चेक करना है आपको। पहला, जीरो वेक्टर शुड बी इन V, दूसरा x1 प्लस x2 इन V फॉर ऑल x1 x2 इन V, मतलब 2 एलिमेंट चूज करो उस सेट में, देखो उसका सम उसमें होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है लीनियर कॉम्बिनेशन, या v1 v2 करना, v1 v2 कर लो, या x1 x2 ठीक है, k इंटू एक्स शुड बी इन V फॉर ऑल x इन V एंड k इन R। ठीक है, मतलब
जीरो वेक्टर होने चाहिए, सम ऑफ एनी टू वेक्टर उसी में होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल उसी में होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर तीनों है क्योंकि मुझे तो ऐसे याद ही है। सो ये बेसिक एग्जांपल है वेक्टर स्पेस का, सेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये तीनों वेक्टर स्पेस है, ठीक है। यूनियन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, यूनियन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि यूनियन में क्या होगा, यूनियन ऑफ टू वेक्टर स्पेस में नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, इंटरसेक्शन मस्ट बी अ वेक्टर, और दो वेक्टर स्पेस है उसका इंटरसेक्शन वेक्टर स्पेस होगा ही, ठीक है। तो ये है, तो यूनियन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, इसलिए आउट हो जाएगा। 12th है कि इन अ चेस टूर्नामेंट देयर आर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ईच प्लेयर प्लेज विथ अनदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस इन द टूर्नामेंट। अच्छा, तो कह रहा कि एक चेस टूर्नामेंट में देयर आर बोथ बॉयज एंड गर्ल, देयर आर इन चेस, ईच प्लेयर प्लेज विथ अनदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस इन द टूर्नामेंट, ठीक है। देयर आर 45 गेम्स इन द टूर्नामेंट and exactly 15 of them feature only boys, then how many games will feature a boy and a girl? ठीक है, तो 45 गेम है, इसका क्या मतलब है, n चूज 2 इज 45। मान लो टोटल n लोग है, तो n लोग एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगे, कितने मैचेस होंगे, NC2, क्योंकि दो लोगों के बीच एक मैच होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन NC2, तो ये आ जाएगा। सो n इंटू n माइनस 1/2 इज 45। तो यहाँ से n आप देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो n इंटू n माइनस 1 इज 90, 90 इज लाइक 10 इंटू 9, तो n की वैल्यू 10 आ गई। लेकिन ये तो गड़बड़ है, कह रहा है कि देर आर 45 गेम्स इन द टूर्नामेंट एंड एग्जैक्टली 15 ऑफ देम फीचर बॉयज ओनली। अच्छा, 15 जो है उसमें सिर्फ बॉयज हैं, ये कहना चाह रहा है। तो हाउ मेनी विल फीचर अ बॉय एंड अ गर्ल, तो 15 गेम जो थे टोटल, मैंने कह रहा हूँ 10 लोग हैं एक्चुअली, ठीक है। एंड ये कहना चाह रहा है कि 15 गेम ऐसे थे जिसमें सिर्फ बॉयज ने खेला है। सो m चूज 2 इज 15, so m into m minus 1 is 30, 30 is like 6 into 5, so m is 6. So now there are 6 boys, 4 girls and 10 people in all. पूछा कितना है, how many games will feature a boy and a girl, a boy and a girl। अच्छा, तो गर्ल्स कितने हैं, 4, बॉयज कितने हैं, 6। अब कितने मैच होंगे बताओ भाई, कितने मैच हो सकते हैं। सो एक चेस खेलने के लिए 2 पर्सन चाहिए, एक इस साइड एक इस साइड, तो एक गर्ल एक बॉय, तो इनमें से एक चुन लो, 4C1, इनमें से एक चुन लो, 6C1, सो 4 इंटू 6 24। देख लो, मेरे हिसाब से होना चाहिए, आप लोग चेक कर लो। यही आंसर है सर। ठीक है ना, हाँ। एक डाउट है 2022 का, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, तो इसलिए आप लोग, मुझे लगता है ये खुद कंप्लीट कीजिए पूरा। ऐसे तो मैं भी कितने करा दिए, 11 12 हो गए ना, ऐसे ही है ना। तो क्या, अगर आगे कंटिन्यू करूँ या डाउट बताऊँ। डाउट ही बता दीजिए, वैसे मतलब हो गया है इस सब का। हो गया ना, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि दोबारा करने क्या है मतलब, आप लोग सर कंप्लीट कर। इसमें 20 बता दीजिए एक बार। हाँ, तो वैसे पूछ लेंगे, सही रहेगा ना, कि आपने ट्राई, क्योंकि आपको तो एग्जाम देना, तो ये यू आर सपोज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम, तो आपने कर लिए होंगे, ये है। और आजकल तो इतने हेल्प अवेलेबल, गूगल पे टाइप करके रख दोगे या ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दो गूगल पे, तो वैसे ही तुम्हें सॉल्यूशन बहुत सारे मिल जाएंगे। 20 ना, तो he considered a discrete random variable which follows a binomial distribution with parameter np। तो x डिस्क्रीट है, बाइनोमियल np, यही है।
where n is a positive integer is the number of trials, p is the probability of success in each trial. Which of the following statement is incorrect? हाँ, तो कह रहा है कि np, अगर np इंटीजर हुआ then mean and mode of this distribution coincide. मीन एंड मोड, अच्छा अगर n इवन है p हाफ है तो मीडियन, तो थ्योरम देखना पड़ेगा बस आपको. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ k सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस k सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल, तो k सक्सेस इक्वल है n माइनस k सक्सेस के, मतलब सिमेट्रिक हो गया ना. तो p हाफ ही होगा क्या? तो सिमेट्रिक ना, मतलब जैसे 0 का n के साथ, 1 का n माइनस 1 के साथ, तो ऐसा तब होगा है ना. तो जैसे NC 0 ये हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, और p इज इक्वल टू 1 माइनस p हाफ, तो ये तो ट्रू हो गया. नहीं ये नहीं, मतलब कौन सा देख रहा था, ये वाला नहीं, ये ट्रू हो गया इसका. अच्छा फॉल्स पूछा ना, ओके एक मिनट. तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि आप है ना, मतलब 0 सक्सेस ये तभी होगा. ये सिंपली मैंने क्या किया है कि बाकी भी देख लेते हैं, ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है. सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, x बराबर n हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन. तो यहाँ सॉल्व करोगे तो p बराबर 1 माइनस p, मतलब p हाफ आ जाएगा. सो ये आ जाएगा. एंड तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. अब कह रहा है एनपी एक ही, अच्छा इनकरेक्ट तो कोई एक ही होगा एक्चुअली. ओके, सो एनपी अगर इंटीजर हो जाता है तो मीन मोड सेम होगा. तो मोड का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि बाइनोमियल में मोड का फॉर्मूला क्या होता है. मीन तो हमेशा एनपी है, इसका मीन तो ऑलवेज एनपी होगा, तो मीन इज एनपी. तो मेनली ये कहना चाह रहा है कि क्या मोड भी एनपी होगा अगर एनपी इंटीजर है तो. और यहाँ भी यही कह रहा है कि मीडियन जो है एनपी होगा क्या, यही है. और ये कह रहा है n माइनस 1 इंटू पी माइनस 1 इज इंटीजर, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल. तो ये जस्ट थ्योरम है. अब थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट बता देता हूँ. देखो मतलब थ्योरम ये है कि बाइनोमियल में मीन मीडियन मोड क्या होता है. तो मीन तो एनपी होता है, मीडियन क्या होगा, तो मीडियन जिसका है ना मिडिल वैल्यू वाला जो होगा. सो और मोड आई थिंक एक थ्योरम है, मैं देख लेता हूँ थ्योरम क्या है. सो ठीक है, तो आई थिंक ये -1, हाँ वही बात है, इंटीजर हो जाएगा ना. तो ये भी ट्रू. एक थ्योरम ये है कि जैसे n माइनस जो मोड होता है ना, अगर n माइनस 1 इंटू पी इंटीजर हो गया, या n प्लस 1 इंटू पी ना, n प्लस 1 इंटू पी अगर इंटीजर है, तो ये वही कह रहा है क्योंकि -1 करेंगे तब इंटीजर होगा, इसका मतलब ये इंटीजर है, तो ये यूनिमोडल होगा, है ना. तो एक मोड आएगा, एक मिनट, इंटीजर है, देन देयर आर 2 मोड्स. और अगर इंटीजर नहीं है तो 1 मोड. ओ ये फॉल्स कह रहा है, यही फॉल्स है फिर, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर n है ना, n प्लस 1 इंटू पी अगर इंटीजर है, देयर आर 2 मोड्स. 2 मोड्स क्या होगा, एक ये खुद होगा, एक इसका लेस देन 1, तो ये मोड हो जाएगा. तो इस केस में 2 मोड्स होते हैं. मोड्स आर n प्लस 1 इंटू पी और n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1, ये हो जाएगा. और अगर इंटीजर नहीं है तो यूनिक मोड आएगा. वो मोड क्या आएगा, सो अगर मान लो n प्लस 1 इंटू पी इंटीजर नहीं है, तो आप जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे वो मोड हो जाएगा n प्लस 1 इंटू पी का. ठीक है, फ्लोर फंक्शन लेंगे, ठीक है ना. तो ये आ जाएगा. तो इसका मतलब यही वाला फॉल्स है, फोर्थ वाला ही फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है. इसका मतलब यहाँ भी जो n इवन है, p हाफ है, तो n p इंटीजर हो जाएगा. अच्छा n प्लस 1 इंटू पी क्या होगा, तो मीडियन की बात कर रहा ना. सो n इवन है और p हाफ है, तो मीडियन n बाई 2 होगा क्योंकि n इवन है. हाँ, तो क्योंकि इसमें ये है कि p हाफ हो गया ना,
तो 0 और n पे मान लो 5 4 6 है, तो 0 से 4 ले लो, 0 4 1 3 फिर 2, तो 2 उस केस में मीडियन होगा। यस, तो ये ट्रू है। n को फिक्स करके कर लो, np इंटीजर है तो मीन मोड डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड, और अगर np इंटीजर है तो मोड क्या होगा? कोइंसाइड। सो इफ np इज इंटीजर देन मोड क्या होगा? np होगा। तो हमने कहा है कि n+1 p के बारे में बोला है। व्हाट अबाउट np? कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कोई ऐसा एग्जांपल यही वाला ले लो, मान लो n मैंने फॉर एग्जांपल n हमने 6 ले लिया और p हमने 1/3 ले लिया। सो np कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मीन तो 2 हो जाएगा। अब इसका मोड कितना होगा, ये देख रहे थे हम लोग मोड का। तो इस थ्योरम के हिसाब से मोड क्या आएगा? तो हम लोग करेंगे n+1 इंटू पी निकालेंगे। तो मैंने 6 लिया है, तो 7/3 जो कि इंटीजर नहीं है, तो 7/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, 2 आ जाएगा। तो ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। इसका मतलब एक एग्जांपल है कि जस्ट मैं वेरीफाई कर रहा था, तो ठीक है, जस्टिफाइड है। तो ये ट्रू है, ट्रू है, और ये ट्रू है, यही वाला फॉल्स है। ठीक है। जैसे मान लो जनरल आपको नहीं समझ आता है ना, तो आप एक एग्जांपल ले लो, n फिक्स कर लो 4 5 समथिंग, p फिक्स कर लो, देन जो गलत होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो एक काउंटर एग्जांपल काफ़ी है गलत कहने के लिए, तो उसको एलिमिनेट कर पाओगे आप। ठीक है, हो गया। हाँ, क्या बता रहे थे भाई आप? नेक्स्ट क्या डाउट था आपका? 22 में 26 क्वेश्चन। सो पीईए में ही था। अच्छा, ऊपर है वो तो ना। हाँ, क्योंकि हम लोग तो ये सो ए आपको दे रखा है, पूछ रहा है विच वन इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, कि कौन सा आइगन वैल्यू है ए का। ठीक है, सो ए का आइगन वैल्यू कौन सा है? तो आपसे पूछा आइगन वैल्यू क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि, क्योंकि इसमें निकालना तो मुश्किल है ना, तो हम लोग कोई थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो कोई ना कोई थ्योरम से आ जाएगा। थ्योरम क्या लगेगा? एक चीज़ समझ रहा, ईच रो का सम सेम है क्या? आप देखो जरा, क्या ईच रो के एंट्रीज का सम सेम है या नहीं है? है ना, है। एक थ्योरम होता है कि अगर ईच रो का सम एक यूनिक नंबर है लैम्बडा, तो लैम्बडा इज वन आइगन वैल्यू। ईच कॉलम का सम अगर एक कॉमन नंबर है लैम्बडा, तो लैम्बडा इज आइगन वैल्यू। तो अब देखो, हर रो का एलिमेंट्स का सम सेम है, तो वो जो सम आ रहा है वो पक्का एक आइगन वैल्यू होगी। देख लीजिए, 2 3 5 1 6 -1 5, सो 5 5 5 5 5, सो 5 इज वन आइगन वैल्यू। ठीक, तो इतना ही लॉजिक है इसमें। जैसे क्वेश्चन का थ्रू अप्रोच समझ आ रहा ना, इसका अप्रोच इन्होंने उस अप्रोच पे क्वेश्चन बनाया था कि ईच रो का सम अगर कॉमन नंबर है, दैट कॉमन नंबर इज आइगन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट बता, और कुछ है? यही था। हम्म यही था, और होगा तो डाउट क्लास में पूछ हाँ, लेंगे। डाउट क्लास या कल हो सकता है हम क्लास रख सकते हैं आपके लिए। डाउट अगर होगा तो आप बोल दीजिए ग्रुप में, तो वी कैन, है ना, have क्लास। अदरवाइज ऐसे मतलब डाउट अब प्रैक्टिस करो, अगर डाउट होगा तो कल क्लास रख सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। ठीक है, नहीं तो डाउट क्लास 11 बजे रात को होती है, उसमें पूछ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।